क्षेत्र और देश की ताज़ा घटनाओं पर हमारी इस विशेष और गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज 16 फरवरी 2026 है और हम एक ऐसे घटनाक्रम पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे दक्षिण अमेरिका के समीकरण को ही बदल कर रख दिया है। आज का हमारा विषय है मादुरो के बाद वेनेजुएला क्षेत्र के लिए आगे क्या है। ये कार्यक्रम प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और स्टाइलो न्यूज़, जो कि एक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है, उसके द्वारा तैयार किया गया है। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम आज की इस जटिल स्थिति की परतों को खोलें, मैं स्टाइलो न्यूज़ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हाँ, जरूर। ये दरअसल स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का उपभोक्ता संस्करण है। मतलब वो सॉफ्टवेयर जो सरकार, सेना और बड़े व्यापारिक संस्थानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि हमारे श्रोताओं को एक ऐसे टूल का इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है जो दुनिया के बड़े निर्णय लेने वालों की मदद के लिए बनाया गया है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है और आज हमारा मिशन भी कुछ ऐसा ही है ना। पिछले कुछ हफ्तों में हुए उन नाटकीय बदलावों को समझना, बिल्कुल, जिन्होंने दक्षिण अमेरिका में एक नई हलचल पैदा कर दी है। हम देखेंगे कि वेनेजुएला के भीतर, पड़ोसी देशों में और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका क्या असर हो रहा है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी घटना से। 3 जनवरी 2036 को। हाँ, 3 जनवरी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें सीधे न्यूयॉर्क ले जाया गया, नशीली दवाओं की तस्करी के आरोपों में मुकदमे के लिए। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये बिल्कुल भी छोटी घटना नहीं थी। इसे एक भू राजनीतिक भूकंप कहना गलत नहीं होगा। ये कार्रवाई ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिकी नीति में एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव का साफ संकेत है। और कई विश्लेषक तो इसे न्यू मुनरो डॉक्ट्रिन का नाम दे रहे हैं। सही कहा। ये न्यू मुनरो डॉक्ट्रिन की एक तरह से वापसी है। इसका सीधा सीधा उद्देश्य है पश्चिमी गोलार्ध पर अमेरिकी नियंत्रण को फिर से स्थापित करना और चीन, रूस और ईरान जैसे देशों के प्रभाव को कम करना, उनके प्रभाव को जड़ से खत्म करना। आपने न्यू मुनरो डॉक्ट्रिन का जिक्र किया। जो श्रोता शायद इतिहास की किताबों से मूल सिद्धांत को याद करते हैं, उनके लिए ये नया कैसे है? मतलब पुराने और आज की रणनीति में क्या फर्क है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 19वीं सदी का जो मूल मुनरो डॉक्ट्रिन था, वो यूरोपियन शक्तियों को अमेरिकी महाद्वीपों से दूर रखने के बारे में था। सही। लेकिन ये नया संस्करण 21वीं सदी की सच्चाइयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज खतरा यूरोप से नहीं है, आज खतरा चीन से है। चीन की आर्थिक शक्ति, रूस की सैन्य उपस्थिति और ईरान के वैचारिक प्रभाव से है। तो ये सिर्फ क्षेत्रीय प्रभुत्व की बात नहीं है, ये वैश्विक महाशक्ति प्रतिस्पर्धा का एक नया अखाड़ा है जो लैटिन अमेरिका में खेला जा रहा है। समझ गई। तो मादुरो के जाने के बाद वेनेजुएला के अंदर क्या हो रहा है? सत्ता का केंद्र कौन बना है? मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर डेल्सी रॉड्रिगेज ने सत्ता संभाली है। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? नहीं, यहीं पर एक बड़ा लेकिन है। ऊपर से तो लग रहा है कि सत्ता का हस्तांतरण हो गया, पर पर्दे के पीछे बहुत अनिश्चितता है। अच्छा। अमेरिकी उद्देश्यों के साथ उनके सहयोग का स्तर अभी तक साफ नहीं है। खुफिया रिपोर्टें इशारा कर रही हैं कि वे पूरी तरह से अमेरिकी लाइन पर चलने के लिए शायद तैयार न हों। मतलब वे अपने देश के हितों को प्राथमिकता दे सकती हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से वेनेजुएला में एक गहरी अस्थिरता का माहौल बन गया है। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा जो पहले से ही चरमरा रहा था, अब पूरी तरह से बाधित हो गया है। और जाहिर है इस अमेरिकी कार्यवाही ने पूरे लैटिन अमेरिका में एक बहस छेड़ दी होगी। पड़ोसी देशों की क्या प्रतिक्रियाएं रही? हाँ, प्रतिक्रियाएं बहुत बटी हुई थी। इस एक घटना ने लैटिन अमेरिका देशों को 2 खेमों में बांट दिया। कौन कौन से खेमे? एक तरफ मेक्सिको, होंडुरास और क्यूबा जैसे देश थे जिन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे वेनेजुएला की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया। और दूसरी तरफ अर्जेंटीना, चिली, इक्वाडोर और पेरू जैसे देश थे जिन्होंने इस बदलाव का या तो दबे छबे तौर पर समर्थन किया या खुलकर स्वागत किया। उनके लिए ये लोकतंत्र की बहाली की दिशा में एक जरूरी कदम था। तो ये क्षेत्र वैचारिक रूप से कितना बटा हुआ है ये साफ दिखता है। और इस बंटवारे में सबसे ज्यादा असर शायद वेनेजुएला के सबसे करीबी सहयोगी क्यूबा पे पड़ रहा होगा, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर यह कहानी और भी ज्यादा जटिल और दिलचस्प हो जाती है। कैसे? मादुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद अमेरिका ने क्यूबा को आर्थिक रूप से पूरी तरह अलग थलग करने के लिए बहुत सख्त कदम उठाए। सख्त कदम मतलब? एक तरह की ऊर्जा नाकाबंदी लागू कर दी गई। हाँ, जिससे वेनेजुएला और मेक्सिको से आने वाली तेल की सप्लाई पूरी तरह रुक गई।
राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया जिसके तहत कोई भी देश या कंपनी अगर क्यूबा को तेल देगी तो उस पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। बिना ऊर्जा के तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है। और वही हो रहा है। असर बहुत भयानक है। क्यूबा इस समय गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है। जरा विस्तार से बताइए। आप कल्पना कीजिए, शहरों में 12-12 घंटे से ज्यादा की बिजली कटौती हो रही है। 12 घंटे? हाँ, कृषि उत्पादन लगभग ठप हो गया है क्योंकि ट्रैक्टर और सिंचाई पंप चलाने के लिए डीजल नहीं है। अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं सब चरमरा गई हैं। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि पोप फ्रांसिस ने भी सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त की है और हिंसा को रोकने के लिए बातचीत का आह्वान किया है। ये एक देश को घुटनों पर लाने की सोची समझी रणनीति लगती है। बिल्कुल। पर यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी है। एक तरफ इतनी सख्त कार्रवाई और दूसरी तरफ हाल ही में खबर आई कि अमेरिका ने कराकास में अपना दूतावास फिर से खोल दिया है। हाँ, और वेनेजुएला के लिए कमर्शियल उड़ानें भी शुरू कर दी हैं। तो ये क्या है? क्या ये एक भ्रमित नीति का संकेत है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? ये भ्रमित करने वाला लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही सोची समझी दोहरी रणनीति का हिस्सा है। दोहरी रणनीति? हाँ, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयानों से ये साफ है। उनका तर्क है कि अगर वेनेजुएला को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया तो वहां रूस, ईरान और चीन को अपनी पकड़ मजबूत करने का खुला मैदान मिल जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। इसलिए दूतावास खोलकर और उड़ानें शुरू करके अमेरिका वहां अपनी राजनयिक उपस्थिति बनाए रखना चाहता है ताकि वो इन शक्तियों के प्रभाव का मुकाबला कर सके। सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक मिला जुला खेल। बिल्कुल। और फिर 13 फरवरी को एक और बड़ी घोषणा हुई। वो क्या थी? महत्वपूर्ण पहलू है। अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वेनेजुएला का जो विशाल तेल भंडार है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है, हाँ, वो उसके नियंत्रण वाले या कम से कम उसके मित्रवत शासन के हाथ में रहे। इस समझौते का लक्ष्य वेनेजुएला के तेल उद्योग को फिर से खड़ा करना है, लेकिन अमेरिकी कंपनियों और अमेरिकी हितों की देखरेख में। तो ये सिर्फ वेनेजुएला को स्थिर नहीं करेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में अमेरिका की स्थिति को भी और मजबूत करेगा। आपने सही समझा। ये सब देखकर लगता है कि ये खेल सिर्फ वेनेजुएला का नहीं, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका की बिसात फिर खेला जा रहा है। हाँ, अब हम बड़ी तस्वीर पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने 7 मार्च को फ्लोरिडा में एक लैटिन अमेरिकी शिखर सम्मेलन की भी घोषणा की है। और इसका घोषित लक्ष्य एक ही है, लैटिन अमेरिका में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना। अमेरिका किस बात से चिंतित है? वो इस बात से बहुत चिंतित है कि चीन ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जैसे पनामा नहर के आसपास के बंदरगाह और पेरू का चांके बंदरगाह भी है ना? हाँ, पेरू का वो विशाल चांके बंदरगाह जो दक्षिण अमेरिका से एशिया के लिए एक सीधा गेटवे है। और राष्ट्रपति ट्रंप की पनामा नहर को लेकर जो धमकी थी कि वो नियंत्रण वापस ले लेंगे, क्या वो महज बयानबाजी है? उन्होंने ये झूठा दावा किया कि चीन उसे चला रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि उसका संचालन पनामा ही करता है। तो ये सिर्फ एक संदेश था। ये बयानबाजी ज्यादा लगती है, लेकिन इसका मकसद साफ है। ये लैटिन अमेरिकी देशों को एक कड़ा संदेश है कि अमेरिका इस क्षेत्र में किसी और बाहरी शक्ति को अपना दबदबा कायम नहीं करने देगा। तो इस बड़ी भू राजनीतिक बिसात का असर जमीन पर भी दिख रहा होगा, खासकर कोलंबिया वेनेजुएला की अशांत सीमा पर। हाँ, और यहाँ माधुरो के जाने के बाद एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। अच्छा, वो क्या? सालों से मदुरो शासन पर कोलंबियाई विद्रोही समूहों को पनाह देने का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब वेनेजुएला की नीति में 180 डिग्री का मोड़ आया है। मतलब अब वेनेजुएला की सेना उन समूहों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल। वेनेजुएला की सेना अब इन समूहों को अपनी धरती से खदेड़ रही है। आप किन समूहों की बात कर रहे हैं? श्रोताओं की समझ के लिए क्या आप बता सकते हैं? जरूर। मुख्य रूप से 2 समूह हैं। ELN यानी नेशनल लिबरेशन आर्मी, जो आज कोलंबिया का सबसे बड़ा सक्रिय विद्रोही समूह है। और FRC के असंतुष्ट गुट। हाँ, FRC के असंतुष्ट गुट यानी वे लड़ाके जिन्होंने 2016 के शांति समझौते को नहीं माना। दशकों से ये समूह वेनेजुएला को एक सुरक्षित पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जहां से वे कोलंबिया में हमला करते और फिर वापस लौट जाते। सही कहा। अब ये सुरक्षित ठिकाना खत्म हो रहा है। तो इसका सीधा नतीजा कोलंबिया की सुरक्षा स्थिति पर क्या हुआ है? नतीजा बहुत प्रभावी रहा है। वेनेजुएला से मिल रही खुफिया जानकारी और सीमा पर कम सुरक्षित ठिकानों के कारण कोलंबियाई सेना अब इन समूहों के खिलाफ ज्यादा प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर पा रही है। कोई हालिया उदाहरण है इसका? हाँ, हाल ही में सीमा के पास एक बड़े ऑपरेशन में 15 ELN सदस्य मारे गए, जिसे इस नए सहयोग का सीधा परिणाम माना जा रहा है।
तो ये कोलंबिया के लिए सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ी राहत है। बहुत बड़ी राहत। ये साफ है कि क्षेत्र एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। तो आने वाले हफ्तों और महीनों में हमें किन खास घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए? कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जिन पर हमारी नजर होनी चाहिए। सबसे पहले 7 मार्च को फ्लोरिडा में होने वाला अमेरिका लैटिन अमेरिका शिखर सम्मेलन। वो एक लिटमस टेस्ट होगा, है ना? हाँ, कि क्या अमेरिका चीन के खिलाफ एक मजबूत और एकीकृत क्षेत्रीय मोर्चा बना पाता है या नहीं। और खुद वेनेजुएला के अंदर क्या देखने लायक होगा? कि नियोजित यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होगी। उससे क्या तय होगा? उससे ये तय होगा कि अमेरिका और वेनेजुएला के नए संबंधों की रूपरेखा क्या होगी। क्या रॉड्रिगेज पूरी तरह से अमेरिकी सहयोगी बनेंगी या वे एक स्वतंत्र रास्ता अपनाएंगी। और सीमा पर सुरक्षा अभियानों पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, क्योंकि वे इस नए सहयोग की जमीनी हकीकत को दिखाएंगे। और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय तस्वीर के बारे में क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति ट्रंप की बीजिंग की आगामी यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा में लैटिन अमेरिका में चल रही ये प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा होगी। और एक और चीज, हाँ, और शायद सबसे जरूरी, हमें क्यूबा में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर बहुत करीब से नजर रखनी होगी। अगर हालात नहीं सुधरे तो यह एक बड़े मानवीय संकट में बदल सकता है, जिसके पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर परिणाम होंगे, जिसमें एक बड़ा शरणार्थी संकट भी शामिल हो सकता है। एक अकेली सैन्य कार्रवाई ने पूरे दक्षिण अमेरिका में बदलाव की एक लहर पैदा कर दी है। बिल्कुल। एक नई और आक्रामक अमेरिकी नीति नए गठबंधन बना रही है, पुराने सहयोगियों को अलग थलग कर रही है, मानवीय संकट पैदा कर रही है। और चीन के साथ एक शक्ति संघर्ष को खुलकर सामने ला रही है। सही। और यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर श्रोताओं को विचार करना चाहिए। वो क्या है? एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत के जरिए इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव फिर से जमाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ इस क्षेत्र के देश हैं जो अपनी आर्थिक जरूरतों, जैसे चीन से मिलने वाला निवेश और अमेरिका से पड़ने वाले सुरक्षा दबावों के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये स्थिति अमेरिकी नेतृत्व में एक ज्यादा स्थिर गोलार्ध को जन्म देगी, या फिर महाशक्तियों के बीच फंसे एक ज्यादा खंडित और ध्रुवीकृत क्षेत्र को? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले महीनों और सालों में ही मिलेगा। यह जानकारी स्टाइलो न्यूज द्वारा प्रदान की गई है। स्टाइलो न्यूज एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे डाउनलोड किया जा सकता है और सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स यानी पूर्व में ट्विटर से व्यक्तिगत इंटेलिजेंस शैली की ब्रीफिंग के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। AI संचालित समाचार ऑन डिमांड प्राप्त करने के लिए www.stylonews.com पर स्टाइलो न्यूज की सदस्यता ली जा सकती है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भविष्य के विश्लेषण के लिए विषयों का अनुरोध कर सकते हैं और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना ना भूलें।